प्रिय विद्यार्थियों, मैं सेल्फ डॉक्टर R.C. मीना और मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का अध्ययन करवाऊँ। देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको टोटल 5 यूनिटों में डिवाइड किया गया है और उन्हीं 5 यूनिट्स को कंसीडर करते हुए पेपर सेटिंग की जाती है। तो आज हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री की जो एक यूनिट है रासायनिक बल गतिकी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये रासायनिक बल गतिकी होती क्या, बल गतिकी होती क्या है। तो देखिए, रसायन विज्ञान या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग, उनकी क्रियाविधि और अब उस अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक बल गतिकी या बल गतिकी कहते हैं। और मैं कहूँ कि इस रासायनिक बल गतिकी के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि क्या कोई अभिक्रिया संभव होगी, और यदि वो अभिक्रिया हो सकती है तो वो कितनी सीमा तक या किस सीमा कब कितनी होगी, या उसकी माने कहाँ तक सीमा अभिक्रिया संपन्न होगी, और यदि अभिक्रिया होगी तो वो किस गति से होगी। यानी इन 3 क्वेश्चनों का आंसर ही हम यहाँ पर ढूंढेंगे और उसके आधार पर हम इस रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमें रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन करने से पहले हमें कुछ इसमें पद जो हमारे हैं वो काम में आते हैं, हम उन्हें उनकी बारे में व्याख्या करनी होगी। जैसे मैं कह दूँ कि अभिक्रिया वेग है, औसत वेग है, तात्क्षणिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। इसी प्रकार से अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता है। इनका ये पद हमारे इस रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, तो हमें सबसे पहले इनकी व्याख्या करेंगे। तो हम सबसे पहले पद लेते हैं हमारा अभिक्रिया वेग। तो यानी अभिक्रिया वेग हमारा होता क्या है। तो मैं ये कहूँ कि इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी जो इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता बदलती है, परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही हम उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब हम अभिक्रिया वेग को क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे अभिक्रिया हमारी संपन्न होती है तो उसमें अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसको हमने जो हमारा ग्राफ है उसके आधार पर इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देख लीजिए, ये हमारा ग्राफ है इसमें सांद्रता और समय के मध्य में, और इसमें दे रखा है कि जैसे जैसे समय गुजरता है अभिकारक की सांद्रता डिक्रीज होगी, जबकि उत्पादों की सांद्रता में क्या होगा, हमारी वृद्धि होगी। तो इस जो हमारा ग्राफ है इसके आधार पर ही हम इसको समझा सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण ले लूँ, यानी सामान्य उदाहरण ले लूँ। तो यदि मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट A और B है और ये रिएक्शन करके उत्पाद C और D बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया का जो वेग है वह सामान्यतः इन अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के साथ समय परिवर्तन के साथ मापा जाता है। किंतु यदि अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग दाब में समय के साथ परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। यानी कि अगर सॉलिड अभिक्रिया है तो उस स्थिति में तो हमारे सांद्रता और समय में परिवर्तन के साथ, सांद्रता को समय के साथ परिवर्तन में, और यदि गैसीय अभिक्रिया है तो दाब में समय के साथ परिवर्तन द्वारा मापते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो किसी अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम, जो कि अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो अभिक्रिया वेग बराबर होता है हमारा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई सांद्रता परिवर्तन में लगा हुआ समय, या मैं कह दूँ समय में परिवर्तन। क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ में वृद्धि होती है, अतः अभिक्रिया
वेग अभिकारक के संदर्भ में ऋणात्मक तथा उत्पाद के संदर्भ में धनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यदि मैं इसी जो हमारी सामान्य अभिक्रिया ली है इसको यदि इसका मैं वेग ज्ञात करूं तो उस स्थिति में हमारा जो अभिक्रिया वेग हो जाएगा अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय परिवर्तन में लगा हुआ समय अर्थात माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार बी के संदर्भ में लें तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और यदि उत्पाद के संदर्भ में लूँ तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और उसको हम उसके साथ डी के साथ में लें तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया के वेग को समझा सकते हैं। और हम जैसे ये कहें कि किसी अभिक्रिया का वेग को उदाहरण स्वरूप लें तो जैसे मैं कह दूँ कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2O2 के वियोजन को उदाहरण स्वरूप लें तो हम देखते हैं कि H2O2 जो अणु है हमारा वो H2O प्लस हाफ O2 में चेंज हो जाता है। अब देखिए यदि मैं ये कहूँ कि जो ये अभिक्रिया जो हमने ली है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इस पर यदि मैं कहूँ कि इसके अभिकारक A के A मोल, B के स्मॉल b मोल, C के स्मॉल m मोल तथा D के स्मॉल n मोल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस स्थिति में जो हमारा अभिक्रिया का वेग होगा वो होगा -1 अपॉन स्मॉल a इंटू डी ए अपॉन डी टी, और यदि B के संदर्भ में लूँ तो -1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी। यदि उत्पाद के संदर्भ में इसका वेग ज्ञात करूँ तो वो हो जाएगा हमारा +1 अपॉन एम डी सी अपॉन डी टी, और उस डी के संदर्भ में लूँ तो 1 अपॉन एन डी अपॉन डी टी। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को हम इस ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं और इनके मूलों के आधार पर हम उस अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करेंगे। अब देखिए हमें इस वेग ज्ञात करते कैसे हैं, तो उपरोक्त अभिक्रिया जो हमारी है इसमें किसी बिंदु पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है तो उस बिंदु पर अभिक्रिया वेग पर परिकलित करने के लिए उस पर हम एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग उस जो टेंजेंट है उसका ढाल निकालते हैं, अर्थात डेल्टा सी और डेल्टा टी में जो परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो ढाल खोलता है उसको ज्ञात करते हैं और वही उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब हम यहाँ पे दूसरा जो हमारा पॉइंट तो ये तो हमारा अभिक्रिया वेग हुआ। अब दूसरा पॉइंट है हमारा औसत वेग या मैं कह दूँ तात्क्षणिक वेग। तो ये क्या होते हैं, यानी तात्क्षणिक ऑन स्पॉट, यानी जो हमारा किसी बिंदु पर पर्टिकुलर यदि मैं ये कहूँ कि दो समयों पर सांद्रता में अंतर को समय से भाग देकर वेग ज्ञात करते हैं तो उस समय अंतराल को औसत वेग ही कहा जाएगा जो कि सांद्रता के साथ साथ समय पर निर्भर करेगा। औसत वेग तात्क्षणिक वेग से भिन्न होता है, जबकि वेग को समझने के लिए इस पद का प्रयोग किया जाता है। औसत वेग भी स्थिर नहीं रहता, वह भी समय के साथ कम और ज़्यादा होता रहता है। जब कभी हम वेग की बात करते हैं तो उससे ये तात्पर्य होता है कि किसी क्षण पर वेग क्या है, किसी क्षण पर वास्तविक वेग औसत वेग से बिल्कुल ही भिन्न हो सकता है। तो ये बात अवश्य है कि जितने छोटे समय अंतराल के लिए औसत वेग ज्ञात करेंगे उतना ही औसत वेग और वास्तविक वेग में अंतर कम होता हुआ चला जाएगा। कम अंतराल पर किसी अभिकारक की सांद्रता ज्ञात करना बहुत ही कठिन है, सरल नहीं है, और कम समय अंतराल के औसत वेग की गणना भी कठिन है। वास्तविक वेग को सांद्रता समय के वक्र से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि हमने जो हमारा ये ग्राफ है मैंने बी में बताया गया है कि इसको हम चित्र बी में दिखाया गया है कि किस प्रकार समय के साथ सांद्रता कम होती है। यदि बी बिंदु पर जो कि सी सांद्रता टी समय पर बताता है एक स्पर्श रेखा खींची जाए और इसका ढाल ही बिंदु बी का वास्तविक वेग अथवा तात्क्षणिक वेग होगा कहलाएगा, और इसे हम वास्तविक वेग और तात्क्षणिक वेग को परिभाषित भी कर सकते हैं और गणितीय रूप में हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं।
तो इस परिभाषा के अनुसार किसी क्षण t के पश्चात इस t समय पर रेखा का ढाल उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो ये तात्क्षणिक वेग हम उसको यानी कि जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा वेग है वो dx/dt के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा तात्क्षणिक। अब हमारा है प्रारंभिक वेग। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पद की व्याख्या कर देना ही अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग को यदि हम ज्ञात करें तो जो हमारा ग्राफ जिसको हमने 6.1b में बताया है, इस पर बिंदु ए पर जो प्रारंभिक सांद्रता के करस्पॉन्डिंग हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और इससे स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि उदाहरण के लिए, जैसे मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिया था 2H2O2 = 2H2O + ½ O2। तो इस अभिक्रिया का अध्ययन समय समय पर परमैंगनेट द्वारा H2O2 का अनुमापन करके अथवा निकली हुई O2 का आयतन माप करके किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है H2O2 की सांद्रता घटती है जबकि O2 की सांद्रता बढ़ती है। तो उस स्थिति में जो हमारा अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रिया वेग बराबर होगा हमारा -1/2 dH2O2/dt। यदि अभिक्रिया के वेग का अध्ययन ऑक्सीजन के आयतन को माप कर किया जाता है तो ऑक्सीजन का आयतन समय के साथ बढ़ता जाता है। यह अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार दिया जाता है: अभिक्रिया वेग = +δ/dO2/dt। तो इस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया का यदि हम उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं, प्रारंभिक वेग ज्ञात कर सकते हैं।